नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ जुड़ गया हूं मैं आपका मित्र एमजे। रात के 8 बज रहे हैं और हम समझ रहे हैं बीएसए के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के टफ कॉन्सेप्ट्स को इजी मेथड, तरीके और शब्दों से। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल के बारे में। वैसे तो ये रूल ऑफ एविडेंस है, लेकिन अपने आप में बहुत ही टफ और आसान एक साथ है। समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, नहीं समझ में आया तो बहुत टफ है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान एग्जाम्पल से इस बात को समझाऊं। अगर आप किसी जुडिशियल एग्जाम में जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल प्री और मेंस दोनों में ही एग्जाम का पार्ट बनता है। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, कहां से इसका ओरिजिन हुआ, कहां से ये इवॉल्व हुआ, प्रेजेंट टाइम में इसके क्या महत्व है, कहां इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है, मैं आज आपको समझाने वाला हूं। साथ ही हम ये भी समझने वाले हैं कि इसी एक डॉक्ट्रिन के एक्सेप्शन क्या है, मतलब किसके किसके खिलाफ एस्टॉपल का डॉक्ट्रिन यूज में नहीं आ सकता। साथ ही आपको एक बात और भी समझनी है कि ये जो बातें हम करेंगे ये केस लॉज यानी कि लैंडमार्क जजमेंट्स के आईने से, उसके आलोक में, उसके लाइट में हम चीजों को समझेंगे। तो जुड़ जाइए लास्ट तक इस लेक्चर से और शुरू करते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल यानी कि विबंध के सिद्धांत को समझने के लिए। चलते हैं सीधे ही, कहां से ये वर्ड आया है तो ध्यान रखना है ये एस्टॉपल जो शब्द है इसका ओरिजिन जो है ये फ्रेंच वर्ड से होता है। और फ्रेंच वर्ड क्या है? ESTOUPAIL, एस्टॉपल जैसा एक शब्द है जहां से आता है, ओरिजिन होता है, जिसका मतलब है स्टॉपर। स्टॉपर का मतलब होता है प्लग, रोकना किसी चीज को। और यहां से इंग्लिश में ये अडॉप्ट होता है, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में, टू शट द माउथ, किसी के मुंह को बंद करना। ज्यादा अच्छा शब्द होगा किसी बात से मुकरने से रोकना। ठीक है, किसके मुंह को हम बंद कर रहे हैं? द पर्सन हु इज प्लीडिंग कॉन्ट्ररी, जो विरोधाभासी बातें करता है। कहां से आया है ये केस? ये केस एक देखिए, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स का एक मामला है 1837 का। 1837 के पिकार्ड बनाम सीयर्स के मामले से ये बात निकल कर आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। क्या है ये डॉक्ट्रिन, कैसे ऑपरेट होता है, कैसे काम करता है? आसान शब्दों में समझाता हूं, एक रिसेंट केस से समझाऊं। अभी ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश में एक एग्जाम हुआ, वो है नर्स का एग्जाम। नर्स समझते हैं आप, हॉस्पिटल में काम करने वाले मेल फीमेल नर्स। क्वालिफिकेशन मांगा गया था बीएससी नर्सिंग। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, रिटन एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद पोस्टिंग की लिस्ट आ गई। पोस्टिंग की लिस्ट आ जाने के बाद कुछ ऐसे परिचित लोग हैं मेरे, जिन्होंने क्या किया पता है? उन लोगों ने अपनी अपनी क्लिनिक या जहां कहीं वो काम करते थे वहां पर से काम छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया और वेट करने लगे कि इनकी पोस्टिंग आएगी। लेकिन फाइनल पोस्टिंग जब आती, ज्वाइनिंग लेटर जब आता, उसके पहले कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यह बोला गया कि पहले आपने डिप्लोमा किया है, फिर नर्सिंग किया है, इसलिए आप एलिजिबल नहीं हैं। पहले आपने एलिजिबल बता करके फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपने एग्जाम पर एग्जाम लेकर उनको क्वालिफाई भी घोषित कर दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप एलिजिबल नहीं थे। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। अब उनको मुकरने नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट में हम डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल लगाकर ये बात करेंगे कि अब सिलेक्शन कमेटी को इस बात से बैकआउट करने, मुकरने नहीं दिया जाएगा। नाउ देयर माउथ हैज टू बी शट। अब उनको मुंह बंद करना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकते कि ये लोग क्वालिफाइड नहीं हैं, ये लोग एलिजिबल नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आपको यह बात समझना आसान हुआ होगा। लॉर्ड डेनिंग हैं जिन्होंने कि मॉडर्न टाइम में इसका एक्सपांशन किया, इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन का। कोई केस का नाम ध्यान रखना है, लंदन प्रॉपर्टी, सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस हाई ट्रीज हाउस लिमिटेड का एक केस है 1947 का, जिसमें कोर्ट ने प्रोमिसरी एस्टॉपल को जो है वो एनफोर्स किया और कहा कि प्रोमिसेस इवन विदाउट फॉर्मल कंसीडरेशन जो हैं ये एनफोर्स करने के लिए लागू किए जा सकते हैं। प्रोमिसरी एस्टॉपल होता है वचन द्वारा विबंध, कि अगर किसी ने किसी को, जैसे अच्छा एग्जांपल देता हूं कि ए नाम के आदमी ने बी नाम के आदमी को एक वचन दिया। वचन क्या दिया? कि कल से तुम या अगले सप्ताह, अगले महीने की 1 तारीख से तुम मेरे यहां नौकरी करने आ जाओ। प्रॉमिस दिया कि ये कब की बातें हैं? ये सब 1872 की बातें। अब प्रेजेंट टाइम में तो किसी को जॉब देने के लिए ऑफर लेटर देना होगा, अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा, कई तरह की चीजें होंगी। तो प्रॉमिस कर दिया किसी ने कि अगले महीने 1 तारीख को आकर मेरे यहां तुम काम शुरू कर देना। इस बेचारे ने अपनी नौकरी छोड़ दी।
तो एक आदमी रिप्रेजेंट करता है किसी बात को, दूसरा उसकी बात पर विश्वास करके कोई कदम उठा लेता है। वो जहां काम कर रहा था उसने रिजाइन कर दिया। अब जब ये नौकरी लेने आया तो ये मना कर रहा है, कह रहा है मैं नौकरी पे नहीं रख सकता। नहीं, अब आपको पीछे हटने नहीं दिया जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल आप पर लागू होगा। इतनी सी बात आपको जानकारी में रखनी है। टू इन्वोक एस्टॉपल अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मेट। क्या क्या कंडीशन है ध्यान रखना है, धारा ध्यान रखनी है। 121, 121, 122, 123, दीज आर द सेक्शंस जहां हम डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल के बारे में बात करते हैं। पहला है रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने बताया, वन पार्टी मस्ट मेक अ डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन टू अदर। पहला दूसरे से कुछ कहता है। इंटेंशन, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन दैट द अदर पर्सन एक्ट्स अपॉन इट। दूसरा पक्ष उस पर भरोसा करके कुछ करे, इस इंटेंशन के साथ ही रिप्रेजेंटेशन किया गया हो। फिर बिलीफ एंड रिलायंस, द अदर पार्टी मस्ट बिलीव द रिप्रेजेंटेशन टू बी ट्रू एंड एक्ट अपॉन इट। ए ने दूसरे से क्या कहा, अगले महीने की 1 तारीख को मेरे यहां काम करने आ जाओ। दूसरे ने इस पर भरोसा करके रिजाइन किया है। एस्टॉपल के लिए कंप्लीट जो कंडीशंस हैं वो अवेलेबल हैं। Detriment and change of position is required. The person who acted on the belief must have altered their position or suffered loss as a result. उसने रिजाइन कर दिया, अपनी पोजीशन को अल्टर किया है उसने, अब वो बेरोजगार है। अगर उसको यहां नौकरी नहीं मिलेगी अगले महीने की 1 तारीख को तो वो लॉस सफर करने वाला है। Ignorance of truth. The person claiming estoppel must have been unaware of the true state or of affairs at the time. जैसे ही वो अगले महीने आया, ये कह रहा है कि मेरे पास तो वैकेंसी है ही नहीं, वैकेंसी भर गई है। वो आदमी जो नौकरी के लिए आया था, जो एस्टॉपल के बारे में बात कर रहा है, उसको ये नहीं पता होना चाहिए, ही मस्ट बी अनअवेयर ऑफ दिस ट्रूथ, कि वहां पर वैकेंसी खत्म हो गई है या वैकेंसी है ही नहीं। आगे लेकर चलता हूं, सेक्शन 121 में आपको डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल मिलेगा। The general rule of estoppel preventing a person from denying the truth of what they previously led others to believe. Section 121 इस बारे में बात कर रहा है कि जो व्यक्ति पहले कुछ बोल चुका है उसे उस बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। यह है एसेंस इस डॉक्ट्रिन का, और ये 121 में आता है। 122 में आप आइए तो एस्टॉपल ऑफ टेनेंट एंड लाइसेंसी, इसमें बढ़िया बात है। एक डॉक्ट्रिन आता है 122 से, जो पहले 116 था। वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट, एक बार अभिधारी सदैव अभिधारी। अभिधारी को आप आम बोलचाल में किराएदार बोल देते हो। मतलब क्या है, मैं समझा दूं, आपको फिर समझ में आएगा ये बात कि ए नाम का आदमी बी नाम के आदमी के घर पर जाता है और उसका मकान किराए पर लेता है। एक बार जब वो किराएदार बन गया है, किराएदार रहते हुए वो मालिकाना हक का दावा नहीं करेगा। मालिकाना हक का दावा वो क्यों करना चाहता है? हो सकता है उसके बेसमेंट में उसको दिखाई पड़ गया कि ये प्रॉपर्टी उसके दादाजी की है, दादाजी की प्रॉपर्टी है। अब वो क्लेम कर रहा है, कह रहा है मैं उनका लीगल हेयर हूं, मैं ही उनका उत्तराधिकारी हूं। अलाउड नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं। अगर आप मकान मालिक हैं तो किराएदारी पे क्यों हैं, और किराएदार हैं तो मकान मालिक होने का दावा कैसे करेंगे? ध्यान रखना है, वो किराएदार रहते हुए मकान का मालिक होने का दावा नहीं कर सकता। पहले उसको किराएदारी छोड़नी पड़ेगी, घर खाली करे, एक सिविल सूट फाइल करे, डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रेजेंट करे और बताए कि मैं इसका मालिक हूं, मुझे दे दिया जाए। टेनेंट होते हुए कोई मालिक होने का दावा नहीं करेगा। दिस इज अगेन अनदर थिंग, आपको यह बताने के लिए कि ये जो है क्या है, एस्टॉपल का डॉक्ट्रिन कैसे काम करता है। ठीक है, कुछ और बातें समझाता हूं आपको। कितने तरह के एस्टॉपल होते हैं? तो एक होता है एस्टॉपल बाय कंडक्ट, इसको एस्टॉपल इन पायस भी कहते हैं। इसे ही आचरण द्वारा विबंध कहा जाता है। ए हु इज अ सन सेल्स हिज फादर्स गुड्स इन द फादर्स प्रेजेंस, एक बालक है, बच्चा है, पिता के प्रेजेंस में ही सामान बेच दे रहा है, पिता देख भी रहा है। द फादर रिमेन साइलेंट, और पिता चुप भी है। लेटर द फादर कैन नॉट क्लेम द सन हैड नो अथॉरिटी टू सेल। दुकान में पिताजी बैठे हुए हैं, ग्राहक आया, सामान के बारे में पूछा, बच्चे ने निकाल करके सामान दे दिया। पिताजी बाद में नहीं कहेंगे कि उसका अधिकार ही नहीं था, कैसे बेच सकता है वो, तुम उस समय बोलते, तुम चुप क्यों थे? इसे कहते हैं एस्टॉपल बाय कंडक्ट। मौन था वो, और उसका कंडक्ट मौन बता रहा है कि हाँ, ही इज हैविंग अथॉरिटी टू सेल। बाय रिकॉर्ड, बाय रिकॉर्ड क्या होता है? कोर्ट के जजमेंट जो हैं वो एस्टॉपल की तरह काम करते हैं। इसे ही रेस जुडिकाटा कहा जाता है। हमारे सीपीसी के सेक्शन 11 में इस बारे में बात है। बाय डीड, इसे कहते हैं विलेख द्वारा विबंध।
X signs a formal deed transferring land to Y. X जो है Y के नाम पर एक डीड लिख देता है, विलेख लिख देता है कि अपनी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर रहा है। X or his heirs cannot later deny the facts or the validity of the transfer mentioned in that sealed document. X खुद ना ही बाद में उसके उत्तराधिकारी इस बात से डिनाई कर सकते हैं क्योंकि वो बात लिख दी गई है और उसने होशपूर्वक ट्रांसफर किया है। कम टू प्रोमिसरी एस्टॉपल। प्रोमिसरी एस्टॉपल होता है वचन द्वारा विबंध। एन एम्प्लॉयर प्रोमिसेस एन एम्प्लॉय अ पेंशन अपॉन रिटायरमेंट, कहता है कि जब तुम रिटायर हो जाओगे तो तुमको इतने रुपए का महीना पेंशन मिलेगा। द एम्प्लॉय रिटायर्स अर्ली बेस्ड ऑन दिस प्रॉमिस, और वो रिटायरमेंट हो जाता है प्रॉमिस पर। एम्प्लॉयर इज देन स्टॉप्ड फ्रॉम स्टॉपिंग पेमेंट्स। अब वो ये नहीं बोल सकता कि मैं रिटायरमेंट पर पेमेंट नहीं करूंगा, पेंशन नहीं मिलेगा, प्रॉमिस किया था, करना पड़ेगा। एक है बाय इलेक्शन, इसे कहते हैं चुनाव द्वारा विबंध। ए हु इज अ पर्सन इज गिवन अ चॉइस बिटवीन अ कैश गिफ्ट और अ पीस ऑफ ज्वेलरी। कहा कि तुम या तो गिफ्ट कैश ले लो, किसी को कहा कि गिफ्ट में उसको गिफ्ट चाहिए, पिताजी ही बोल रहे हैं बहू को कि 1 लाख रुपए ले लो या 10 तोला जो है सोना ले लो, ऐसा कहा उन्होंने। 10 तोला नहीं, 1 तोला, 1 तोला सोना ले लो या 50,000 रुपए ले लो, कोई एक चीज चुनना है। वंस दे एक्सेप्टेड द ज्वेलरी एंड यूज इट, दे आर स्टॉप्ड फ्रॉम लेटर रिटर्निंग टू द डिमांड ऑफ द कैश। पहले उन्होंने कैश ले लिया, मान लो, मैं एग्जाम्पल को चेंज कर देता हूं, अगले दिन पता चला कि सोना 1.5 लाख रुपए हो गया है। अब वो ये नहीं कह सकते मुझे कैश नहीं चाहिए, मुझे सोना चाहिए। किसी एक को चुन लिया है आपने, इलेक्शन की कहानी है और चुनाव द्वारा विबंध हो गया है, तो अब आपको वापस हटने नहीं दिया जाएगा, मुकरने का आपके पास चांस नहीं है। एक्सेप्शंस क्या है देखिए, ये जो हमारा डॉक्ट्रिन है इसके एक्सेप्शंस यानी अपवाद क्या क्या है। पहला तो अपवाद है नो एस्टॉपल अगेंस्ट स्टेच्यूट। स्टेच्यूट होता है कानून, संविधि, जो लॉ पास कर रही है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, उसे कहते हैं स्टेच्यूट। और इसके लिए शब्द क्या है हिंदी में, संविधि। और ये जो संविधि है, ध्यान रखना है, इसके खिलाफ कोई भी एस्टॉपल, कोई भी विबंध काम नहीं करता। केस आपको याद रखना है, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1955 का ये केस है, जहां ये साफ साफ बताया है कि एस्टॉपल अगेंस्ट स्टेच्यूट नहीं होता। फिर अगेंस्ट माइनर, जो नाबालिग है, अवयस्क है, उसके अगेंस्ट भी एस्टॉपल काम नहीं करता। केस आपको याद रखना है, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ठीक है, तो समझ लो आम बोलचाल में जो अवयस्क है, माइनर है, उसकी कच्ची लोई है, उससे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना है, लॉ कह रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। जाग कर रही है, माइनर से कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिए, क्योंकि वो अपनी बात से मुकर भी सकता है, अपनी बात का पालन भी नहीं करेगा, इसीलिए तो उसको माइनर कह रहे हैं, अवयस्क कह रहे हैं, ठीक है, नाबालिग कह रहे हैं इसीलिए उससे। तो माइनर के अगेंस्ट भी स्टेच्यूट काम नहीं करता। नो एस्टॉपल इन क्रिमिनल केसेस, दांडिक मामलों में भी क्या नहीं काम करता, एस्टॉपल काम नहीं करता है। आप जाने, प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक मामला है। वाइल द कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ इशू एस्टॉपल, कोर्ट ने कहा कि इशू एस्टॉपल नाम की एक चीज है जो कि लागू होती है। इशू एस्टॉपल को कहते हैं विवाद्यक विबंध, कि सेम मैटर पर सेम पक्षकारों के बीच पहले अगर इशू सेटल हो चुके हैं तो सेम पार्टीज के बीच में नए इश्यूज सेटल किए नहीं जा सकते। अगर वो सेटल हो गए हैं पहले ही इश्यूज, तो सेम पार्टीज हैं और सेम मैटर है, फिर नए इश्यूज क्यों सेटल किए जाएंगे। इसे इशू एस्टॉपल कहा जाता है, विवाद्यक विबंध। ये एक लिमिटेड फॉर्म ऑफ एस्टॉपल है जो क्रिमिनल केस में आएगा। अदरवाइज एस्टॉपल, ध्यान रखना है, सिविल मैटर्स में लागू होता है। और आपको एक बात भूलनी नहीं है कि ये रूल ऑफ एविडेंस है, साक्ष्य का नियम है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर दोनों पक्षकार सच जानते हैं, जो बोल रहा है वो भी सच जानता है, दूसरा पक्षकार भी सच जानता है, इफ बोथ द पार्टीज आर अवेयर विद द ट्रुथ, नो एस्टॉपल टेक्स प्लेस। तो ध्यान रखना है कि विबंध काम नहीं करता है। केस क्या ध्यान रखना है, आर.एस. मदनप्पा वर्सेस चंदनम्मा, आर.एस. मदनप्पा वर्सेस चंद्रम्मा का मामला है 1965 का। और इस केस में कोर्ट ने कहा कि जब दोनों पक्षकारों को सच पता होता है तो एस्टॉपल की बात ही नहीं उठती। क्यों नहीं उठती, ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी पक्षकार मिसलीड हुआ ही नहीं है, दूसरे की बात पर विश्वास करने का सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज बोथ वर अवेयर ऑफ द ट्रूथ। फिर ध्यान रखना है, नो एस्टॉपल ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। एस्टॉपल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर ही होगा,
विधि के प्रश्न पर कोई विबंध नहीं होता, यह केवल तथ्य के प्रश्न पर होता है। केस याद रखना है, कलेक्टर ऑफ बॉम्बे वर्सेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे 1951। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ पर कोई एस्टॉपल नहीं होता। फिर देखना है आपको सोवरेन एक्ट्स यानी संप्रभु के कार्य एंड पब्लिक इंटरेस्ट। संप्रभु कौन है? स्टेट, राज्य, भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, इनके एक्ट पर भी कोई एस्टॉपल नहीं होता है। केस याद रखना है आपको, J.R. शिव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। The court held that estoppel is not available against the state in the exercise of its legislative or statutory function। और राज्य के विरुद्ध विबंध नहीं होता है और राज्य को ही हम सॉवरेन कहते हैं। समरी आपको याद रखने के लिए बढ़िया तरीका है, स्लिप SLIP और JAF, स्लिप जैफ याद कर लीजिए। स्टेच्यू के अगेंस्ट एस्टॉपल नहीं होगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ पर नहीं होगा, इलीगल एक्ट्स क्रिमिनल केस में नहीं होगा, पब्लिक इंटरेस्ट वाले मैटर पर नहीं होगा, ठीक है। पार्टीज कैन नॉट कन्फर जुरिस्डिक्शन बाय एस्टॉपल, अथॉरिटी और फ्रॉड। इतनी सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है और जो मैंने अभी आपको बहुत डिटेल में समझाया है। इसको याद रखने के लिए एक जो है आपके पास ये समरी है। लास्ट कंक्लूजन मैं आपको समझा दूं कि हमारा जो BSA है, इसमें जब हम एस्टॉपल को लेकर आए हैं तो हम डीकोलोनाइज करना चाह रहे हैं एस्टॉपल के डॉक्ट्रिन को भी, और हम इसको भारतीय संदर्भ में अपनाना चाह रहे हैं। एस्टॉपल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में ये कानून की मदद करता है। पब्लिक ऑर्डर क्या है? जहां एक पक्ष ने दूसरे को किसी बात पर विश्वास दिलाया, दूसरे ने उसकी बात पर भरोसा किया, भरोसा करके कोई कदम उठा लिया। अब इसको पीछे मुकरने नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं तो इससे लोक व्यवस्था कैसे बनेगी, पब्लिक ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा। आज के लिए इतनी सी बात। एस्टॉपल का डॉक्ट्रिन बहुत ही मजेदार है और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ठीक ठीक समझा पाया होऊंगा। अगर आपको ये बातें ठीक से समझ में आ गई हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। लिखिए कि हम MJ सर से और ये टॉपिक पढ़ना समझना चाहते हैं। किसी भी लॉ में कोई भी जो टफ टॉपिक आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसको आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हैं और जिसमें लैंडमार्क जजमेंट्स भी आप जानना समझना चाह रहे हैं, लिख भेजिए। हमारी कोशिश होगी कि ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आएंगे हम और आपके लिए चीजों को क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे, आसान बनाएंगे। इन सब के परे आपको अपना खूब ख्याल रखना है, क्योंकि आपका होना ही तो महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।